बट हमारे मार्कोस जो है वो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं. वी कैन कंपेयर देम एज ए सील्स कमांडोज. तो यूएस नेवी के जो सील्स कमांडो, तो दे हैव टू अंडरगो विद अ वेरी टफेस्ट पार्ट ऑफ, जो कहते हैं कि जो बॉडी को जो तोड़ने का जो एक्सट्रीम लेवल होता है, एक्सट्रीम कैपेसिटीज तक उनको पुश किया जाता है. तो उनको हेल वीक के थ्रू गुजरना पड़ता है. लास्ट में जो उनका फाइनल ट्रेनिंग का जो फेज होता है, तो वो टफेस्ट ट्रेनिंग से अंडरगो होते हुए मतलब हेल वीक में जाते हैं. तो उनको लिमिटेड राशन, लिमिटेड पानी और वो पूरा सर्किट फॉलो करते हैं, उसको पास करना पड़ता है. लोग आज भी जब भी स्टेमिना की बात कहती है तो लोगों को बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि स्टेमिना फिजिकल होता है. बट मैं कहता हूँ स्टेमिना कभी भी फिजिकल नहीं होता. स्टेमिना हमेशा मेंटल होता है. और PNS गाजी का जो एनकाउंटर वगैरह हुआ था, तो शिप जब डूब रहा था तो उस टाइम पे पहले ऐसा नहीं कि आपने बचाने की कोशिश, आपने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है उसमें शिप की कमांड डिसाइड करती है कि दिस इज़ द टाइम दैट वी हैव टू लीव द शिप. एक फनी क्वेश्चन है सर, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग जब आपने डाइव मारा सी के अंदर, ओशन के अंदर, तो आपको ऐसा कभी डर नहीं लगा शार्क आ सकती है या फिर कोई ऐसी बड़ी मछली जो आपको इंजर कर सकती है? तो सर एक बेसिक क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता उस चीज़ के बारे में. वो इंडियन नेवी और मरीन नेवी दोनों को एज अ सेम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि दोनों नेवी डिफेंस फोर्स के अंदर ही आती है. आप एक रिक्शा ड्राइवर होकर भी अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हो. सिंपली अगर आपको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है. हमें क्या होता है, हमें राइट्स तो सबको पता होते हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, लेकिन जिस दिन हर व्यक्ति को अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता चल गई तो वो अपने सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपने नेशन को बेटर सर्व कर पाएगा. नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं हितेश जोशी आई के हैप्पी डूंगरपुर टॉक्स विद सिनेमा एक्शन में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ और जानेंगे उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और लाइफ के बारे में. टॉक्स विद सिनेमा में आज के हमारे मेहमान वो हैं जब बात देश की आए तो हमेशा फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं. नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों की दुनिया काफ़ी अलग होती है. सुरेंद्र सर से हमने बहुत कुछ सीखा नेवी के बेसिक्स के बारे में. अगर आप भी हमारे जैसे इंडियन डिफेंस फोर्स को लेकर पैशनेट हैं तो ये एपिसोड में आपको देखने पर बहुत मज़ा आएगा. So our guest is Surendra Singh Ji Bhati, who is an retired Navy person and digital officer at BOB branch, Dungarpur. So I am very happy to meet you, sir. And genuinely, I don't know where to start, but I think your childhood must have an epic story because your father in Navy too. तो आप उसको कैसे देखते हैं आप? ये एक्चुअल में बिल्कुल ट्रू है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो डिफेंस से होने की वजह से जो मेरा जो थोड़ा डाइवर्जन जो उधर हुआ डिफेंस फील्ड की तरफ से, क्योंकि नॉट ओनली माय फादर, मेरे जो अंकल थे वो भी एक सबमरीनर थे. तो हमारी पूरी फैमिली मतलब एक नेवल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है. तो अपने 11th के बाद से ही मतलब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी मतलब है डिफेंस में ही जाना चाहिए. तो एट वेरी स्टार्टिंग ऑफ मतलब माई चाइल्डहुड मेरे पास में ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर थे कि मुझे डिफेंस में ही जाना है और मुझे नेवी ही ज्वाइन करनी है अपने फादर की तरह और मेरे अंकल की तरह, और मुझे उन्हीं की तरह मतलब जो अपने परिवार की जो परंपरा है इस कंट्री को सर्व करके आगे बढ़ानी है. राइट. और जो नेवी का अंदर सर सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होता है? आप डायरेक्ट एंट्री से जाते हो या फिर कुछ एग्ज़ाम वगैरह होता है? नेवी के अंदर एंट्री जो है वो कई तरीके से एंट्री होती है. जैसे कि आप उसके अंदर MR एंट्री होती है, मैट्रिक एंट्री रिक्रूट. उसके बाद में SSR एंट्री होती है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, जो कि आफ्टर 12th होती है, PCM. उसके बाद में आपके जो कमीशन ऑफिसर्स के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आप नेवल एकेडमी AG माला जाते हैं. देन यू गॉट सेलेक्टेड थ्रू IMA बाय CDS. तो CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज से आप नेवल एकेडमी अगर आप चॉइस ऑप्ट करते हैं, उसके बाद में एक इंजीनियरिंग और कैंडिडेट्स के लिए डायरेक्ट एंट्री होती है. वो BTech के बाद में एक स्पेशल एंट्री होती है. देन वी हैव ए एंट्री फॉर ए लॉ ग्रेजुएट, वो आपके जो डिफेंस लॉयर की तरह काम करते हैं. एंड वी हैव ए एंट्री फॉर ए मेडिकल स्टूडेंट एज ए मेडिकल सर्जन आल्सो. तो ये सारी जो एंट्रीज है, बहुत सारे रास्ते हैं. अब आप किस में फिट बैठते हो वो आपको चूज़ करना है. इफ़ यू वांटेड टू जॉइन ए नेवी एज ए SSR, देन यू कैन जॉइन आफ्टर +2. एंड इफ़ यू थिंक यू आर सूटेबल फॉर ए हायर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लीडरशिप क्वालिटी तो आप NDA के थ्रू जाते हैं. NDA में आप एग्ज़ाम लिखते हैं, उसके बाद में आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाते हैं. वी हैव ए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एट अवर इलाहाबाद, एट बेंगलोर,
फिर हमारे पास में नेवी के अपने अलग से सिलेक्शन बोर्ड है, उसके थ्रू आप जो है आप इनग्रेस होते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, और आफ्टर पोस्ट कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी पोस्टेड एज पर योर कैडर। राइट। एज पर माई नॉलेज, जब मुझे पता था, जहाँ तक मेरा नॉलेज अपलोड है, क्योंकि मैं खुद एक नेवी एनसीसी कैडेट हूँ, मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया हुआ था स्कूल टाइम पे, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, बट हाँ मैंने सुना था कि एनडीए इज़ अ एंट्री फॉर नेवी, और शायद आई थिंक तीनों फोर्सेस का एंट्री है एनडीए के अंदर। एनडीए, नॉट ओनली एनडीए, एनडीए एंट्री है +2, जो बच्चा जो +2 कैंडिडेट के बाद में अपना करियर वहीं से डिसाइड कर लेता है जी। कि मैं वहाँ से अब मतलब आगे जो है फ्रॉम बॉय ही वांटेड टू कन्वर्ट हिमसेल्फ है सुटेबल मैन, तो वहाँ पर बंदा एनडीए का एग्ज़ाम फाइट करके फिर आप कमीशन लेते हैं। बट दोज हु आर नॉट गॉट सेलेक्टेड थ्रू एनडीए, या जिनकी एज ओवर हो गई, राइट, तो देन वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी थ्रू यूपीएससी का सीडीएस का एग्ज़ाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो उसकी जो एज होती है वो होती है अप टू 24, क्योंकि एनडीए के लिए 16 to 19 है। अब 19 का आप बैरियर क्रॉस कर, देन वी हैव अनदर अपॉर्चुनिटी थ्रू सीडीएस, तो आप 24 साल तक आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के आप रिटर्न एग्जाम क्रैक करके, एसएसबी के एग्जाम्स वगैरह क्रैक करके आप फिर भी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ है। हाँ, आप ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं हाँ, जो एज ए कमीशन ऑफिसर डायरेक्ट सब लेफ्टिनेंट, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। फिर अगर कोई अगर लॉ करके अंदर एंटर करना चाहता है तो दे विल बी पोस्टेड इन बैक ऑफिसेस, वो आप फ्रंट पे नहीं जाएंगे, बट बैक ऑफिसेस पे जो भी डिफेंस के जो कुछ लॉ रिलेटेड इश्यूज है, डिस्प्यूट्स है, राइट, थ्रू सिविल ऑर्गेनाइजेशन और अगेंस्ट एनी अदर एंटिटीज़, तो उनके लिए फिर हमारे पास में लॉ एंट्रीज भी होती हैं। तो हमारे पास में रास्ते बहुत हैं, मतलब आर्म फोर्सेस में अगर कोई बंदा अपना करियर परस्यू करना चाहता है, बस कई बार अवेयरनेस की वजह से बंदा जो है सही टाइम पे सही डिसीजन ले नहीं पाता है। जैसे कि आपने बताया कि आपको अब तक इतना ही पता था कि सिर्फ एनडीए के थ्रू ही होती है, बट वी हैव अनदर स्पेशल एंट्री थ्रू एनसीसी सी सर्टिफिकेशन, जो आपका सी सर्टिफिकेशन होता है ना आप लोग जो, तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट एंट्री होती है, उसमें आपको कोई रिटर्न एग्जाम भी फाइट नहीं करना होता है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको एसएसबी होता है। देन वी हैव अनदर एंट्री विच इज़ कॉल्ड है यूईएस, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। उसमें जो ग्रेजुएट्स होते हैं जिनके अच्छे परसेंटेज होते हैं वो भी शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्ज़ाम फाइट करते हैं और वो भी मतलब आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास में वेरियस एंट्रीज हैं। हाँ, यस यस, राइट। जैसे कि आपने बताया एनडीए के अंदर तीनों, जैसे कि अगर मुझे एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन करना है एंड सपोज वन ऑफ माय फ्रेंड्स वांट्स टू गो इन द नेवी, और कोई एक थर्ड पर्सन है जिसको थल सेना के अंदर जो आर्म फोर्सेस के अंदर जाना है, तो वहाँ पर एनडीए के अंदर सिलेक्शन वहाँ हो रहा है, तो उनका ट्रेनिंग क्राइटेरिया कहाँ से ट्रेनिंग अलग होती है या फिर तीनों का एक साथ में होता है ट्रेनिंग? अब एनडीए में जो पुणे खड़गवासला में इनग्रेस होते हैं आप, तब उस टाइम पे आपको वहाँ पर भी चॉइस ऑप्ट करने का ऑप्शन होता है। देन अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड, आपके वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट आपको अलग से देने होते हैं। मतलब जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू ज्वाइन एयरफोर्स पायलट, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एयरफोर्स एकेडमी भेज दिया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद में आपका एक पीएबीटी टेस्ट होता है जिसको पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट बोलते हैं, जो कि बहुत ही रिफाइंड टेस्ट होता है, रिफाइंड स्किल चाहिए होती है उसमें, ड्रम टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ अलाइनमेंट होते हैं उसमें, तो वो टेस्ट एडिशनल उनको जो है एयरफोर्स एकेडमी में जाने के लिए टू बी ए फाइटर पायलट वो एक्स्ट्रा क्रैक करना पड़ता है। तो अगर वो बंदा वहाँ के लिए सूटेबल नहीं है, इट डजंट मीन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर ए कमीशन ऑफिसर, उसको उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से नेवल एकेडमी या फिर आर्मी एकेडमी, फिर उनकी जो ग्रेजुएशन है वो वहाँ पर ही कंप्लीट होगी। ट्रेनिंग के साथ में साइमल्टेनियसली उनकी पढ़ाई भी चालू रहेगी, वहीं से उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन एंड पासिंग आउट सेरेमनी फॉलोड बाई सब लेफ्टिनेंट एंड आपके जो फ्लाइंग ऑफिसर, अगर एयरफोर्स में जाता तो फ्लाइंग ऑफिसर, नेवी में जाता तो सब लेफ्टिनेंट, आर्मी में जाता तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट, तो उस तरह से उनकी ज्वाइनिंग होती है। तो आप वहाँ पर आपके पास में चॉइस होती है, बट उस चॉइस के अलावा आपको एडिशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी मतलब आपका क्लियर करना पड़ता है। हाँ, अगर आप मेडिकली फिट ही नहीं हो तो आप अंडर वेटर जा नहीं सकते। हाँ, अगर आपका ड्रम वाला इशू हो रहा है तो। हाँ, राइट, उसको आप मेडिकल भी नहीं बोल सकते, इट्स नॉट ए मेडिकल इशू। आप मेडिकल उसको आप ये बोल सकते हैं कि राइट, बेसिकली क्या होता है, ये सारे टेस्ट इसलिए होते हैं कि आर्म फोर्सेज रिक्वायर्ड है राइट मैन फॉर ए राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर ए राइट जॉब, सूटेबिलिटी की बात होती है। तो वो बंदा अगर एयरफोर्स के लिए फिट नहीं है, इट डजंट मीन कि वो मेडिकली अनफिट है, बट हाउ एवर यू कैन गो इन नेवल एकेडमी एज वेल एज आर्मी एकेडमी, IMM जो देहरादून है,
वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि सर अपने मैंने एक बार गूगल पे सर्च किया हुआ था, जैसे आर्मी के अंदर जो पैरा कमांडोज होते हैं वो टॉप रिक्रूटमेंट्स होता है आई थिंक आर्मी के अंदर, और नेवी के अंदर मरीन कमांडोज मार्कोज जो अपन बोलते हैं, जैसे कि विजय रावत सर हैं, तो उनका जो ट्रेनिंग होता है मैंने देखा था उनको शायद इन वीक में एक बार उनको शायद 120 किलोमीटर का रन करना पड़ता है विद 60 kg वेट ऑन इट बैक। ये बिल्कुल ट्रू है। उनको बेसिकली उनकी सर्किट ट्रेनिंग्स होती है जी। सो ये दीज कमांडोज बेसिक, इनको हम ये कह सकते हैं दे आर क्रीम ऑफ, जो वैसे भी आर्म फोर्सेस में जो बंदा जाता है वो फिजिकली फिट होता है। अब उन फिटर कैटेगरीज में भी जो क्रीम होते हैं उनको अलग से सेग्रीगेट किया जाता है, उनको अलग से आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है। और आप ये मान के चलिए कि द रेशियो इज़ वेरी लो, मतलब हर 100 में से 2 या 3 बंदे ही होते हैं जो कि मार्कोस का फाइनल पासिंग आउट ले पाते हैं। तो उनको हेल वीक के थ्रू गुजरना पड़ता है लास्ट में, जो उनका फाइनल ट्रेनिंग का जो फेज़ होता है, तो वो टफेस्ट ट्रेनिंग से अंडरगो होते हुए मतलब हेल वीक में जाते हैं, तो उनको लिमिटेड राशन, लिमिटेड पानी और वो पूरा सर्किट फॉलो करते हैं, उसको पास करना पड़ता है। हाँ, वही एक्चुअली मैंने देखा हुआ था, मैं उनके बारे में देख रहा था। 800 का क्रॉलिंग होता है विद 25 kg ऑफ वेट, और उनका फिर 120 किलोमीटर का जो एक मैराथन होता है उनका, जो वीक में शायद एक बार कंडक्ट होता है आई थिंक। और बाकी जो उनका जो डे एक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोल्जर का जो नॉर्मल सोल्जर होता है, जो जवान होता है, उससे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई होती है। दीज फोर्सेज आर, वी कैन से कि ये अलाइड फोर्सेज होती है। ये नॉट ओनली है इंडिया लेवल पे, बट हमारे मार्कोस जो है वो वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। वी कैन कंपेयर देम एज ए सील्स कमांडोज, तो यूएस नेवी के जो सील्स कमांडो, तो दे हैव टू अंडरगो विद अ वेरी टफेस्ट पार्ट ऑफ, जो कहते हैं कि जो बॉडी को जो तोड़ने का जो एक्सट्रीम लेवल होता है, एक्सट्रीम कैपेसिटीज तक उनको पुश किया जाता है, सो डैट कि मतलब जब किसी भी टेरेन पे, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे सरफेस में, चाहे सिचुएशन कितनी भी एडवर्स हो, चाहे मौसम कितना भी अगेंस्ट हो, फेवरेबल सिचुएशन ना हो, तो ऐसे टेरेन में आपको जब फाइट करना होता है, सरवाइव करना होता है, तो आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ, बेसिकली लोग आज भी जब भी स्टेमिना की बात कहती है तो लोगों को बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है कि स्टेमिना फिजिकल होता है, बट मैं ये कहता हूँ स्टेमिना कभी भी फिजिकल नहीं होता, स्टेमिना हमेशा मेंटल होता है। एक इस चीज़ को मैं अगर एक शॉर्ट स्टोरी में आपको बताऊं तो बचपन में एक छोटी सी कहानी थी। एक पंडित वॉक कर रहा था गांव की तरफ, मतलब एक अपना प्रीचिंग्स को देने के लिए। तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम 12-13 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में वो बंदा थक गया। उसने ऐसा मान लिया कि मैं थक गया हूँ, अब मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, और वो एक पेड़ की छांव में बैठ गया। अचानक से उसके पीछे पागल कुत्ता दौड़ा, और उस पंडित के अंदर पता, अच्छा इतनी एनर्जी कहाँ से उसके अंदर आ गई कि वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे अगले 7 किलोमीटर दूर जहाँ पहुँच नहीं गया। तो वो मेरा वही कहना, वो थकान गई कहाँ पर। तो जो बंदा जो डिसाइड उसने बोल दिया कि अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, तो क्योंकि डेट्स ऑल बिकॉज ऑफ अपनी मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पर भी उनकी जो हाईएस्ट लिमिट होती है, अपनी जो मेंटल कैपेसिटी को उनको बिल्डअप किया जाता है कि उनको हर सेकंड उनको तोड़ा जाता है, मार्कोस को हर सेकंड उनको ये बोला जाता है कि ठीक है नहीं होगा तुमसे तो तुम अनविलिंग दे दो, वापस से अपनी यूनिट में रिपोर्ट करो। बट वो बोलते हैं नहीं सर मैं करूँगा, वो अपनी कैपेसिटी उसको पुश करते हैं। वो टेस्ट ही इसलिए होता है कि जब वहाँ से बंदा जो निकलेगा तो डेट विल बी पॉलिश्ड क्रीम, और वो किसी भी टेरेन में अगेंस्ट एनी एनिमी, अगेंस्ट एनी कन्फ्रंटेशन ही विल बी एबल टू सस्टेन। तो इसलिए वो हमारी जो मार्कोस है वो अपनी एलाइट फोर्सेस में होती है, स्पेशल फोर्सेस, और कई सारे जो ऑपरेशंस है इंक्लूडिंग 26/11 में भी उनका बहुत ही सक्सेसफुल मिशन रहा था। तो डेट ये बिकॉज ऑफ टफ ट्रेनिंग। तो सर आपका भी जैसे आप नेवी के सोल्जर रह चुके हैं, तो आपका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? आपने क्या फील किया वहाँ पे, कितना हार्ड आपको पड़ा, या फिर आपका जो आप फर्स्ट टाइम गए थे बिकॉज, और वैसे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला होगा अपने फादर से, अपने अंकल से, अब उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने जब नेवी ज्वाइन करी थी तब मैं 17 साल का था सिर्फ, और मैं सेकंड बैच का हूँ 2001 बैच से। तो मेरी बेसिक ट्रेनिंग हुई थी चिल्का में। तो वहाँ पर चिल्का में क्या होता है कि INS चिल्का उड़ीसा में जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, वहाँ पर सभी लोगों की पहले कंबाइंड ट्रेनिंग होती है। उधर आपके रिटर्न टेस्ट, आपके एप्टीट्यूड के बेसिस पे फिर आपको अलग अलग ब्रांचेस और अलग अलग
ट्रेड्स वगैरह आपको वहाँ मिलती है, आपको किस ब्रांच में जाना है, आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में ईबीटी एक टेस्ट होता है जिसको हम एंट्री बिहेवियर टेस्ट कहते हैं, उसके रिटर्न एग्जामिनेशन के बेसिस पे फिर आपको वहाँ ट्रेड मिलती है कि आप अब जैसे मेरे को बेसिक ट्रेनिंग में मुझे रडार मिला था, नेविगेशन एंड डायरेक्शन ब्रांच थी मेरी और मुझे आरपी रेट जिसको बोलते हैं रडार प्लॉटर, तो वहाँ से मेरा जो करियर है फिर मैंने उसी में आगे ग्रोथ किया। तो 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग में उधर का एक्सपीरियंस ये था कि जब आप फैमिली से दूर रहते हैं तो थोड़ा सा होम सिकनेस रहता है और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी एज, क्योंकि जो रेंज होती थी जब मैंने ज्वाइन किया था 17 to 21, तो मैं 17 का था, कुछ 20 वाले भी थे, तो 20 वाले थोड़े से मैच्योर थे तो उन्होंने कॉलेज लाइफ देख रखी होती है, घर से दूर रहने का एक्सपीरियंस होता है। मेरे को थोड़ा सा 1.5-2 महीना होम सिकनेस वाले फेज से बाहर निकलने में लगा कि मतलब कुछ घर की याद आती थी, बट धीरे 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 वो चीज़ अपन एडजस्ट हो जाते हैं वहाँ पर टाइम के साथ में, दूसरे कैंडिडेट के साथ में। फिर आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि वो चीज़ें वैसे ही ब्रेन में सस्टेन ही नहीं करती। हाँ, वैसे जब देश आ रहा है तो कुछ सेक्रीफाइस तो आपको करने चाहिए, अफेक्शन भी आपको थोड़ी देर के लूज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर मैं टू बी वेरी फ्रैंकली मतलब यहाँ बताना मैं चाहूँगा कि हाँ, नो डाउट कि हर एक सोल्जर देशभक्त होता है, बट जब वहाँ पर जो इनिशियली जो बंदा जाता है वो बस उसका जो मेन जो टारगेट वो ये रहता है कि सम हाउ टू गेट ए मतलब जॉब, वेरी ट्रूली स्पीकिंग, क्योंकि आप देखोगे आर्म फोर्सेस के जो भी बच्चे हैं ना वो सारे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो किसान का बेटा होता है या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। आप देखेंगे कि ना अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास से बहुत रेयरली मतलब बंदे मिलते हैं, या फिर नेवल बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड, डिफेंस बैकग्राउंड से होता है जो उसे हॉबी अपने करियर परस्यू करता है, और या फिर मतलब आप वो एडवेंचर में बिलीव करने वाला होता है या फिटनेस फ्रीक होता है, स्पोर्ट्स एडवेंचर इन सब में जिसकी इन एक्टिविटीज़ में, तो वो बंदा उसको अपने करियर को एज ए आर्म फोर्सेस अपना करियर बनाने की सोचता है। हाँ, ट्रेनिंग के बाद में वहाँ पर इतना ग्रूम, इतनी देशभक्ति वो नेचुरली आती है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो अपने आप ही आती है। तो ये कहना मतलब मैं पूरे तरीके से सहमत नहीं हूँ कि लोग सिर्फ इसलिए जाते हैं कि जस्ट बिकॉज दे आर देशभक्त। आप भी है, आप बाहर रहकर आप लोगों को ट्रेन करते हैं, आप मार्शल आर्ट वगैरह में आप बच्चों को ग्रूम करते हैं, तो आप भी मतलब अपनी कंट्री की सर्विसेज आप अपनी कंट्री को दे रहे हैं। एक डॉक्टर है, एक टीचर है, उनके अलग अलग वेज हैं, तो वो हम सारे ही देशभक्त हैं। जिस व्यक्ति को अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है तो हर कोई देशभक्त है। अग्री, आई टोटली एग्री विथ यू। हाँ, सिर्फ देश के सरहद के ऊपर जाकर है ना अपने देश को बचाना, बाहरी एक जो इन्वेडर्स होते हैं उनसे, सिर्फ वही देशभक्त नहीं है। आप ऑनेस्टी के साथ काम करोगे, अपना धर्म दिखाओगे, अपने जीएसटी भरोगे, टैक्सेस भरोगे, सपोर्ट करोगे दूसरे को, शायद आई थिंक वो भी एक देशभक्ति के अंदर आता है। एग्जैक्टली, बिकॉज वी हैव ए वेरियस वेज एंड मीन्स टू सर्व अवर नेशन, और हर तरीके से आप अपने सोसाइटी को, आपको यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अपनी कंट्री को सर्व करना है, आपके थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होने चाहिए। ये मेरा कंट्री है, इससे सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये मेरा देश है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और मेरे पास में है क्या देने को, वो चीज़ आइडेंटिफाई करना। हर बंदे के पास में एक अलग टैलेंट होता है, बट उस टैलेंट को अपने तक रखना और एक उसको आपको डिलीवर करना और दूसरे तक पहुँचाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक सिंपल सा अगेन क्वेश्चन, बिकॉज यू आर अ नेवी सोल्जर, आपने समुद्र में कभी डाइव मारा फ्रॉम नेवी ट्रेनिंग के ड्यूरिंग? बहुत बार, क्योंकि हमारी अबॉन्डेंट शिप की जो ड्रिल्स होती है जी, उसमें एट सी मतलब शिप को रोका जाता है। अबॉन्डेंट शिप बेसिकली क्या होता है, वार टाइम पे अगर आपकी शिप पे अगर कुछ ब्रेक डाउन हुआ या आपकी शिप को मिसाइल हिट हुआ या फिर आपकी शिप को टॉर्पीडो हिट हुआ, एंड यू हैव टू लीव द शिप। जब आपको पता चल गया, पहले तो आपको कोशिश क्या करनी है कि शिप को बचाना है डूबने से, आपके इक्विपमेंट्स को बचाना है। बट एक स्टेज जहाँ पर आपने कई सारे जैसे केसेस पे आपने देखा होगा 71 के वॉर के टाइम पे भी, जब कुकरी वगैरह और पीएनएस गाजी का जो एनकाउंटर वगैरह हुआ था, तो शिप जब डूब रहा था, तो उस टाइम पे पहले ऐसा नहीं कि आपने बचाने की कोशिश, आपने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है उसमें शिप की कमांड डिसाइड करती है कि दिस इज़ द टाइम दैट वी हैव टू लीव द शिप। तो एक सेंट्रलाइज ऑर्डर पास होता है और शिप को जंप मार के आपको सर्वाइव करना पड़ता है, आपको लाइफ राफ्ट के थ्रू वहाँ से एस्केप होना होता है। तो एट सी उसकी ड्रिल जो कंडक्ट होती है, हम नॉर्मल जब एक्सरसाइज वगैरह उस पर जाते हैं शिप के, तो उस दौरान ये ड्रिल्स वगैरह करते हैं, तो एट सी भी आपको जंप मारना पड़ता है। ओके, एक फ़नी क्वेश्चन है सर, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग
जब आपने डाइव मारा सी के अंदर, ओशन के अंदर, तो आपको ऐसा कभी डर नहीं लगा शार्क आ सकती है या फिर कोई ऐसी बड़ी मछली जो आपको इंजर कर सकती है? एक्चुअल में जब हम ऐसा ड्रिल वगैरह करते हैं जी। तो ड्रिल कभी भी ये सर्वेड एरिया में होती है, जहाँ पर मतलब वो एरिया काफ़ी पहले से सर्वे, हमारे पास में कई सारे चार्ट्स भी इंक्लूडिंग जो हमारे होते हैं वो सर्वेड होते हैं। तो उस एरिया में सूटेबिलिटी देख के ही वहाँ पर मतलब ये सारी ड्रिल कंडक्ट कराई जाती है। और सेफ्टी के लिए हमारे पास में डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स आल्सो अलाइड फोर्सेस, जिनकी एक काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग से पास आउट होते हैं वो लोग, और वो सर्वाइव, मतलब कोई बंदा डूब रहा है सर्वाइवल के दौरान, तो उसको पानी में एक बोट होती है जिसको हम रिप बोलते हैं, रिजर्व इन्फ्लेटेड बोट। उस बोट पे वो सर्वाइवल इक्विपमेंट और लाइफ बॉय के साथ में आपका वेट कर रहे होते हैं कि अगर आपको कोई इंजरी हुई है या फिर आप डूब रहे हैं तो आपको बचाने के लिए, तो या फिर कुछ आप पे इस तरह का कुछ अटैक भी हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो वो आपको सडन रेस्पॉन्स करके आपको एस्केप कर सकते हैं वहाँ से। तो डर वाली वैसे कोई चीज़ नहीं रहती। हाँ, बट नो डाउट जब एक्चुअल सिनेरियो में ये होगा चीज़ें, तो हमें पता नहीं होगा ये कहाँ पर होगा, वो कैसा भी टेरेन हो सकता है या कैसा भी सरफेस हो सकती है, कहीं का भी वाटर हो सकता है, चाहे दिन हो या रात, रात को भी हो सकता है। एग्जैक्टली राइट। एक आई थिंक मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी, शार्क रिपेलेंट करके, आई थिंक कोई एक चीज़ है। ये जो डाइवर्स वगैरह उनको स्पेशल ट्रेन किया जाता है शार्क रिपेलेंट, इसको एक कैप्सूल के माध्यम से बोल सकते हैं, कुछ एक कैप्सूल टाइप होती है जो कि एक ब्लरी सा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है अंडर वाटर। और शार्क का टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा साफ पानी में ज़्यादा प्रेफर करती है, वो कभी भी अपने टारगेट को हिट करती है तो उसे गंदा पानी पसंद नहीं होता। तो जब भी कभी शार्क की विसिनिटी में कोई डाइवर वगैरह आता है तो उसको सर्वाइवल के लिए एक कैप्सूल होती है जिसको जनरली वो ओपन करते हैं, ऑपरेट करते हैं उसको, तो वो अपने सराउंडिंग पे उस तरह का ब्लरी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, तो वो शार्क रिपेलेंट की तरह काम करता है। तो वो उसको एस्केप करने में बेसिकली ऐड करता है। तो सर एक बेसिक क्वेश्चन था जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता उस चीज़ के बारे में, वो इंडियन नेवी और मरीन नेवी दोनों को एज अ सेम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि दोनों नेवी डिफेंस फोर्स के अंदर ही आती है। आप कहना चाह रहे हैं इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी? मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी। ये बहुत ही ये बिल्कुल आपने सही बोला कि बहुत लोगों को बहुत मतलब इस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है। इंडियन नेवी इज़ ए डिफेंस नेवी और मर्चेंट नेवी क्या है, दे आर ट्रेडर्स बेसिकली, वो सिविल नेवी बोल सकते हैं आप उसको। उसमें जाने के लिए आपको फिटनेस लेवल आपका, या आप बोल सकते हैं कि आपका फिजिकल और मेडिकल लेवल उस लेवल का नहीं होना चाहिए जितना कि प्री रिक्विजिट आपको डिफेंस के लिए है। डिफेंस के लिए चाहिए। वहाँ पर जैसे कि आप अगर जाओगे तो आप अगर हम मर्चेंट नेवी पे आते हैं, कमिंग टू मर्चेंट नेवी, उनका ये रहता है कि वो 5 से 6 महीने के लिए आउट ऑफ द हार्बर, मतलब आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं, कंटिन्यू सेल करते रहते हैं, गुड्स को सप्लाई करते हैं थ्रू वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट, या फिर ऑयल्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, तो उसमें वो वेरियस कैपेसिटी पे मैन करते हैं, जिसमें डेक कैडेट्स भी होते हैं जो कि 10th बेसिस पे भी एंट्री होती है, 12th बेसिस पे भी सीमैन की एंट्री होती है, एबीज बोलते हैं उनको। वो उनकी स्किल कहते हैं कि लोअर स्किल्ड कैपेसिटी पे वो बंदे यहाँ पर पोस्टेड होते हैं। देन फिर जब ऑफिसर कैडर पे उनमें मरीन इंजीनियरिंग करके बंदे आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके बंदे आते हैं, वो वहाँ पर एज एन इलेक्ट्रिकल ऑफिसर या इंजीनियरिंग ऑफिसर पोस्टेड होते हैं। फिर उसके बाद में एक बीएससी नॉटिकल साइंस करके भी एक एंट्री होती है, वो बंदे वहाँ पर ब्रिज को मैन करते हैं। वो ऑफिसर्स वहाँ पर ब्रिज में चीफ ऑफिसर, मास्टर, और आप इसको बोल सकते हैं थर्ड मेट, सेकंड मेट, फर्स्ट मेट, इस तरह से उनकी अलग अलग पोस्टिंग होती है। ये उनकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड, ये उनकी स्किल पर होती है, और वो सिविल की अपनी डिग्रीज एंड डिप्लोमा के बेसिस पे भी एंट्री मारते हैं, और उनका पे पैकेज काफ़ी अच्छा होता है। बट लाइफ उनकी, मैं ये कह सकता हूँ कि टफ होती है उनकी भी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक उन्हें एट सी रहना पड़ता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, बिकॉज जब आप जॉब कर रहे थे और बीच समंदर के अंदर, क्योंकि वहाँ इंटरनेट तो होता नहीं है, तो अब अपना जो खाली स्पेयर टाइम होता है वो वहाँ पे कैसे स्पेंड करते थे आप? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा आपने। और जो आपने वर्ड यूज़ किया खाली स्पेयर टाइम, ये खाली स्पेयर टाइम के लिए हम एक्चुअल में तरस जाते हैं क्योंकि वो मोस्टली होता ही नहीं है। राउंड द क्लॉक जब आपकी वॉच कीपिंग होती है तो बहुत कम टाइम जब होता है जो आपका जो अपना जो रेस्टिंग टाइम होता है उसी में से आपको
स्पेयर टाइम अलग से निकालना होता है जिसमें आप खुद के लिए कुछ करते होते हैं अपार्ट फ्रॉम रेस्टिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये टाइम जो हम स्पेंड करते हैं, जो कुछ लोग ऑन बोर्ड जिम होते हैं उसमें वर्कआउट करके करते हैं, ट्रेडमिल वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह से। कुछ लोग शिप पे अगर सी नॉर्मल है तो कैरम वगैरह खेलते हैं अपने मेस डेस्क के अंदर ही। चेस वगैरह, सी रफ है तो आप कैरम और चेस खेल नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी गोटियाँ इधर से उधर जो है, स्ट्राइकर वगैरह इधर से उधर अपने आप ही जो है वो भागेंगे। फिर शाम के टाइम पे ज़रूर एक टाइम होता है कि जो दोज हु आर नॉट ऑन वॉच, जो एक्चुअल ड्यूटी पर क्लोजअप नहीं है, वो अगर साइज ऑफ शिप बड़ा है तो हेलो डेक में नेट वगैरह बांध के वॉलीबॉल खेलते हैं। तो वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की वॉलीबॉल होती है जिसमें कि है ना, बॉल को एक एंड को आप बांध के रखते हैं ताकि वो पानी में जाके ना गिर जाए, क्योंकि शिप को आप नहीं रोक सकते। शिप तो चलेगा, अपना काम पूरा करेगा, एक्सरसाइज पूरी होगी, मिशन पूरा होगा ड्यूरिंग द टाइम। तो इस तरह से होते हैं कि मतलब स्पोर्ट्स, फिटनेस रिजीम, फिर आपके जो चेस, कैरम, इस तरीके से जो है एक नेवल पर्सन ऑन बोर्ड अपना टाइम जो है एंजॉय करता है। ओके सर, जब बात करें 1971 की, जब इंडो पाक वॉर हुआ था, तो उसके अंदर नेवी का भी आई थिंक हेल्प किया था थल सेना को। तो वहाँ पर नेवी ने कैसे उनको कोलैबोरेट किया था और क्या क्या नेवी की पर्सपेक्टिव से हेल्प हुई थी? आप इंडो पाक वॉर के बारे में अगर आप जब इंडो पाक वॉर आप देखोगे तो आप उसके साथ में ऑप्स ट्राइडेंट के बारे में भी आपको बहुत सुनने को मिलेगा, जो 1971 में हुआ था। उस टाइम पे इनिशियल एक्चुअल में जो ये वॉर जो तो स्टार्ट हुआ था वो लैंड से ही स्टार्ट हुआ था, बट एट द सेम टाइम आपको उनके हार्बर को ब्लॉक करने का जो काम जो इफेक्टिवली जो नेवी ने किया था वो ऑप्स ट्राइडेंट के टाइम पे जो किया था, जिसमें अपने फास्ट अटैकिंग क्राफ्ट रातों रात जाकर, और उसको अगर आप देखोगे जो डिस्क्राइब किया गया था कि कराची हार्बर उसको पूरा ब्लॉक कर दिया था। उनकी जो पूरी जो उनका जो मेन जो उनके जो हार्बर्स है, 4 ही हार्बर्स उनके जो काफ़ी फेमस है, ओरमारा, पसनी, ग्वादर, कराची। आपने उसके सबसे मेन हार्बर को ही है ना पैरालाइज कर दिया था। तो नेवी का रोल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, नॉट इस फ्रॉम इस पर्सपेक्टिव, क्योंकि आर्मी तो अपना काम कर ही रही थी दोनों फ्रंट पे। एट द फ्रंट ऑफ बांग्लादेश, जो कि उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं था, उस टाइम पे उसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से उसको जाना जाता था। वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ मुक्ति वाहिनी उनकी काम कर रही थी और आर्मी भी मतलब है उधर वहाँ पर लग गई थी, क्योंकि उधर से काफ़ी तादाद में जो आपके शरणार्थी जो है अपने बॉर्डर्स को इलीगल तरीके से इनग्रेस करने लगे थे और हमारे लिए काफ़ी असुविधा हो रही थी। तो अपनी आर्मी तो इंगेज दोनों फ्रंट पे थी, एयरफोर्स भी वहाँ पर इंगेज हो चुकी थी। तो नेवी ने वहाँ पर इफेक्टिवली कराची में जो डोमिनेट किया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और उसी की याद में आज भी हम जो 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन इफेक्टिवली हमने उसको मिशन को अकम्प्लिश किया था। उनके कई शिप्स को हार्बर पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। आई थिंक 33 शिप्स। एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट डेटा, क्योंकि वो ऑफिशियली किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि हर जो मीडिया प्रोपेगेंडा अपना अपना बता रही होती है, अपनी मीडिया उसको कुछ अलग तरीके से और उनकी, बट ये है कि फेडेड नंबर है, बट हाँ फेडेड नंबर जो अपन ये कह सकते हैं कि ये फेडेड नंबर ऑलमोस्ट इतना है कि इतने शिप्स हैं वहाँ पर उस टाइम पे अफेक्ट हुए थे। सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक फाइनल मैसेज जो यूथ है, जो पब्लिक, जो अभी पर्सन हमको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये है कि टू सर्व ए कंट्री वी नीड नॉट रिक्वायर्ड और वी नीड नॉट टू डॉन ए यूनिफॉर्म। एनी सेक्ट, एनी कल्चर या किसी भी समाज के सेटअप से बिलोंग करने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके से अपनी कंट्री को सर्व कर सकता है। यू मे बी ए डॉक्टर, यू मे बी ए टीचर, आप एक रिक्शा ड्राइवर होकर भी अपनी कंट्री को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सिंपली अगर आपको अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता है, हमें क्या होता है, हमें राइट्स तो सबको पता होते हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, लेकिन जिस दिन हर व्यक्ति को अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता चल गई तो वो अपने सोसाइटी को, अपनी कंट्री को, अपने नेशन को बेटर सर्व कर पाएगा। और हमें कोई किसी भी तरह का, हमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्रीज, पुलिस या रॉ वगैरह इन सब में जाकर ही हम है ना देश को सर्व नहीं कर सकते हैं। हम
किसी भी सेगमेंट में या किसी भी सेक्ट में या किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए अपने नेशन को सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मेरे खुद के पर्सपेक्टिव और मेरे जो डाउट्स थे वो काफ़ी क्लियर हो गए। एंड थैंक्स अगेन, थैंक यू फॉर कमिंग एट टॉक्स विद सिनेमा। आई होप फिर से एक बार मुलाकात होगी अपनी और कुछ बड़े क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रेजेंट सिनेरियो के क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।